लगातार आप सुन रहे थे कि रुपए की कीमत और गिर गई, $1 में और ज्यादा रुपया मिलने लगा और यह कीमत $1 की 95 रुपए से 96 रुपए तक पहुंच गई। अब कई लोग कहने लगे कि इसका शतक भी लग जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन शायद ये शतक लग चुका होता, $1 100 से भी ज्यादा ऊपर का हो चुका होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। जिसके पीछे जो फैक्टर काम कर रहा था वो हमारे देश के वो लोग जो विदेशों में रह रहे हैं और वहां से भारत को पैसे भेज रहे हैं। तो वो पैसे जो आ रहे हैं, जो डॉलर के रूप में आ रहे हैं, जो विदेशी मुद्राएं आ रही हैं, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक संभल पाई है। तो इसका क्रेडिट तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आज पूरा वीडियो इसी पर है कि कैसे दुनिया भर के निवेशक जब भारत में निवेश करने से हिचकिचा रहे थे और जिन्होंने निवेश किया था वो यहां से पैसे निकाल के वापस अपने डॉलर लेके जा रहे थे। उस दौरान दुनिया में हर तरफ से डॉलर भारत को आ रहा था, तो भारतीयों की बदौलत जो वहां रह के काम कर रहे हैं। तो चलिए सारा मुद्दा समझते हैं, क्यों ये भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण बात है और क्यों आपको जानना चाहिए। सारी बातों को जानने के पहले एक महत्वपूर्ण बात कि द न्यू सेशन सेल आ चुका है। यह 13 जून तक रहने वाला है और इसकी बड़ी बात यह है कि 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा दृष्टि आईएएस के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पे, जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर है, चाहे यूपीएससी, चाहे पीसीएस या जुडिशरी के लिए। लेकिन आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा कैपिटल में दृष्टि का। और इसके साथ ही ये कैसे आपको मिलेगा फायदा, या तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिए या इस कोर्स के लिए लिंक है, आप वहां पे चले आइए, आपको फायदा मिल जाएगा। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिए। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। विदेशी प्रेषण का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया है। मैंने वही कहा कि दुनिया भर से जब लोग पैसा निकाल रहे थे भारत में, जो लगाए हुए थे या लगाने से डर रहे थे, तब रिकॉर्ड पैसा आ गया और वो भारतीयों द्वारा आया। और कितना आया देखिए, 110.47। और ये बड़ी बात पता है क्यों है? क्योंकि अरब डॉलर है। ये अरब डॉलर का मतलब ये हो गया कि आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो और ज्यादा होगी। और इसको अगर हम रुपए में देखें तो 9.4 लाख करोड़ रुपए इतना भारतीयों को विदेश से मिला, भारतीयों के द्वारा ही, यानी कि देश को मिला। अब बात आती है कि ये तब संभला जब एफडीआई और एफपीआई कमजोर हो गया था। एफडीआई एफपीआई क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रुपए को मजबूत बनाने में ये जो डॉलर आया, तो डॉलर के आने से रुपए को थोड़ी सी मदद मिली। तो यहां पे प्रेषण कहलाता है। ये जो पैसा आया इसको हम क्या बोलते हैं? रिमिटेंस। प्रेषण। प्रेषण क्या है? अब इसकी परिभाषा का एक मोटा अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए कि जैसे मैं मध्य प्रदेश रीवा जिले का निवासी हूं। अब मेरे शहर से, या आपका भी शहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहां का कोई व्यक्ति दुबई गया या दुनिया के किसी भी देश में गया। आमतौर पर हम क्या सुनते हैं? दुबई, सऊदी या मध्य एशिया और पश्चिमी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, पश्चिम एशिया के, वहां जाते हैं। मान लीजिए कि वहां से किसी ने बहुत सारे पैसे कमाए और वो वहां से भेजे, तो वो भेजे तो ये वो कहां पहुंचेगा? यहां आएगा। तो यहां वो उस मुद्रा में नहीं आएगा जिस मुद्रा में भेजे हैं। जैसे कोई डॉलर में कमा रहा है, कोई दिरहम में कमा रहा है, तो वो तो पहले यहां पे इकट्ठा होगा, देश की सरकार के पास पहुंचेगा। लेकिन वो देखिए कहां पे? वो भारत के लोगों को रुपए में मिलेगा। तो जितना कुछ भी आया, जो अलग अलग मुद्राएं आई, मतलब सरकार के पास नहीं पहुंचेगा, जो सारी मुद्राएं इस देश को मिली वो प्रेषण है और ये रेमिटेंस है। और ये आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। 100 का मतलब कि जैसे मैंने कहा 110.47 अरब डॉलर, यानी कि 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया। ये ऐतिहासिक है। अब अगली बात ये आती है कि इस ऐतिहासिक पड़ाव को हम इसलिए याद रखें क्योंकि इसके पहले जो क्रॉस किया था वह था 2024-25 का 87.55। तो 87.55 में 26% की वृद्धि देखने को मिली। ये ऐतिहासिक है 25-26 में। और हर तिमाही में, यानी कि जो चौथी तिमाही थी 2025-26 की, पिछली जो रही अभी बीती है, उसमें यह संख्या और बढ़ी है। लेकिन ये बढ़ी क्यों? क्यों इतना पैसा भेज रहे हैं लोग बाहर से? उसके पीछे दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर है कि पश्चिम एशिया में युद्ध का डर है। खाड़ी देशों में बहुत सारे लोग रहते हैं, भारतीय वहां काम करते हैं, युद्ध की स्थिति बन रही है, संकट काल आ सकता है। तो उनको लग रहा है कि जो पैसा उनके पास है वो जल्द से जल्द यहां भेज दें। अगर यहां भेज देंगे, मान लीजिए उनकी नौकरी चली गई या बैंक बंद हो गए, कोई खराब परिस्थिति आ गई, तो सारा पैसा वो भेज सके। तो जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा पैसा था वो भेज रहे थे। आमतौर पर भी भेजते थे, लेकिन कुछ अपने पास रख लेते रहे होंगे, लेकिन इस बार ज्यादा पैसा भेजा। तो इसको क्या कहा गया? प्रिकॉशनरी रेमिटेंस, यानी कि सावधानीवश भेजा गया धन। और दूसरा जो कारण था वो रुपए के कमजोर होने का गणित था। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉलर में पैसे भेज रहा है। अब डॉलर में वो भेज रहा है, तो
तो $1 में कहाँ 80-85 रुपए हो रहा था, कहाँ 95-96 रुपए, यानी कि ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो किसी ने सोचा कि अगर उसकी देश की मुद्रा मजबूत है और वो यहाँ पैसे भेजता है, तो उसको लगा कि उससे ज्यादा रुपए मिलेंगे मेरे परिवार वालों को। तो इस डॉलर के मजबूत होने का बड़ा फायदा मिला, यानी कि रुपए के कमजोर होने का फायदा मिला। तो लोगों ने सोचा कि ये फायदा उठा लिया जाए। कल को जहां पे 50-60 हजार मिले थे, वहां पे हो सकता है 60-65 हजार, 70 हजार मिले। तो वो जो बढ़ा वो फायदा मिला। यही दो कारण काम कर रहे थे। और अब देखिए भारत का भुगतान संतुलन जो रहा वो मजबूत हो गया। भारत सरप्लस में है। भुगतान संतुलन का मतलब देखिए क्या है, भारत बहुत कुछ दुनिया में बेच रहा है, बहुत कुछ खरीद रहा है, यानी कि भारत की जो आय भी हो रही है विदेशी मुद्राओं में, भारत को खर्च भी करना पड़ रहा है। तो उसके बाद ओवरऑल उसके पास अधिशेष बच गया, यानी कि एक्स्ट्रा बच गया 7.22 अरब डॉलर। तो ये कैसे हुआ? ये इसी रिमिटेंस की वजह से हो पाया। और देखें तो हर तिमाही में ये नंबर बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे और 2025-26 तक की स्थिति में फोर्थ क्वार्टर में ये अमाउंट और ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब अगली बात आती है कि भारत में इसमें जो प्रेषण स्रोतों में जो भौगोलिक बदलाव है वो भी देखने को मिला। यानी कि एक तौर पर हम बात भी कर रहे थे कि खाड़ी देशों में, पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इन जगहों से पैसा ज्यादा आता था, बड़ी मात्रा में आता था, लेकिन उसमें ट्रेंड बदला है। यानी कि खाड़ी देश 38% घटती हिस्सेदारी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 27.7% बढ़ता योगदान है। यूनाइटेड किंगडम में 10%, अन्य देशों में 23.5%। अब यहां पे देखिए ऐतिहासिक रूप से खाड़ी देशों का योगदान 2016-17 में 47% था, वो घटकर 38% हो गया। तो अभी भी खाड़ी देशों का योगदान हमें ज्यादा तो दिख रहा है, लेकिन जो एक समय था जहां पे 47% यानी कि लगभग आधा, उससे तो कम हुआ ही है। और बाकियों का कुछ बढ़ा है, जिसमें अमेरिका का बढ़ा है, ये बड़ा योगदान दिखाई देता है। तो ये ट्रेंड बता रहे हैं कि लोग ज्यादातर अब अमेरिका में, कोई आमतौर पर क्या हम मानते हैं कि पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो जा रहे हैं कमाने के लिए, वो ज्यादा उच्च शिक्षित लोग नहीं जा रहे हैं, श्रमिक ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन उच्च शिक्षित जो जा रहे होंगे वो यूरोप में या अमेरिका में, इन जगहों पे जाकर डॉलर में या बड़ी मुद्राओं में कमा रहे होंगे। तो वो मात्रा बढ़ी, यानी कि पेशेवर प्रोफेशनल लोग ज्यादा पैसे भेज रहे हैं। अब अगली बात आती है भौगोलिक बदलाव के दोहरे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए अब इसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष मिलेगा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष, भू राजनीतिक संकट होने पर भारत की बाह्य स्थिरता को उतना तीव्र झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब जब हम बाकी और दूसरे देशों से भी अपनी जो आय है, आमदनी, रिमिटेंस बढ़ा रहे हैं, वो रिमिटेंस उन जगहों से आ रहा है जहां की मुद्राएं और ज्यादा मजबूत हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां युद्ध की स्थिति नहीं है, खाड़ी देशों में अनिश्चितता की स्थिति रहती, तो उससे हम बचेंगे, ये सकारात्मक पक्ष है। दूसरा नकारात्मक पक्ष की, यदि भविष्य में खाड़ी क्षेत्रों में बड़ा पुनर्निर्माण शुरू हो गया तो जो त्वरित नए रोजगार हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम इसलिए नहीं मान सकते, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो जो परसेंटेज कम हुए इस वजह से नहीं हुई कि खाड़ी देशों में मजदूर कम हो गए भारतीय, दरअसल पश्चिम की तरफ वहां पे और ज्यादा आमदनी हुई है, ये ट्रेंड भी हो सकता है। मतलब कि दोनों पक्ष हो सकते हैं। अब विकसित देश और एआई का खतरा भी है। देखिए आने वाले समय में हो सकता है रेमिटेंस भारत का कम भी हो जाए, क्योंकि अभी सुनने को भी मिल रहा है कि एआई के दौर में बहुत सारे ले ऑफ भी हो रहे हैं। तो उसकी वजह से उच्च जो कुशल प्रवासी हैं उनको खतरा हो सकता है। एआई का प्रसार उस खतरे को और तेजी से बढ़ा सकता है। और देखिए देखा जाए तो जो वृद्धि है, देश की आर्थिक वृद्धि है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है पिछले कुछ सालों में। तो उसका असर भी हो सकता है। जिस जिस देश में लोग हैं वहां कैसी अर्थव्यवस्था काम कर रही है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो एफडीआई बनाम एफपीआई जो है, ये जो कम हुआ है, ये भी देखना होगा। एफडीआई और एफपीआई क्यों देख रहे हैं? देखिए मान लीजिए कि ये देश एक परिवार है, तो इस परिवार की आय कैसे हो रही है? इस परिवार की आय हो रही है, एक तो जितना जो व्यापार कर रहा है, ठीक है, कि जितना उसने एक्सपोर्ट किया, जितना उसने इंपोर्ट किया, तो जितना आयात और निर्यात का डिफरेंस रहा, अगर उसने निर्यात भारत ज्यादा करता है, आयात कम करता है, तो मतलब कि भारत वहां पे कमा ले गया पैसे, तो वो विदेशी मुद्रा भारत को मिली। दूसरा एफडीआई है, फिर एफपीआई है, और फिर ये रेमिटेंस है। ये आय के, आमदनी के चार स्रोत भारत के लिए हैं। तो एफडीआई और एफपीआई निवेश से जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए जो हम रेमिटेंस की बात करें तो विदेशी प्रेषण जो है, ये निजी पारिवारिक सहायता, यानी कि ये लोग अपने घर में भेज रहे हैं, तो संकट में देखिए बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगा कि वहां पे उनके लिए दिक्कत है तो भेज दिया। एफडीआई में ये कम हुआ। क्यों? क्योंकि कारखाने, भौतिक प्लांट में ये निवेश कर रहे थे, दीर्घकालिक समय के लिए
अब एफडीआई और एफपीआई में देखिए यही अंतर है कि एफडीआई में जो निवेश होता है तुरंत नहीं लोग निकालते हैं। एफडीआई के साथ दिक्कत यह कि इस मूवमेंट पे जैसे अगर आर्थिक स्थिति कमजोर दिख रही है या वैश्विक राजनीति ऐसी प्रभावित दिख रही है कि एफडीआई करने से लोगों को डर लगे, निवेश करने से लोगों को डर लग रहा है। एफपीआई में क्या है कि जैसे कि बॉन्ड और शेयर में लोगों ने निवेश किया है, ये इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें है कि बॉन्ड में और शेयर बाजार में निवेश किया है तो ये तुरंत बेच के जो जा सकते हैं। तो एफपीआई बहुत तेजी से निकलता है जब भी देश में आर्थिक स्थिति का संकट हो या क्षेत्रीय संकट आ जाए, युद्ध का संकट हो, कभी भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो हमें धन का नुकसान होता है जिस जगह से, वो एफपीआई है। एफडीआई के तहत ये होता है कि जो नया निवेश है वो आना रुक जाता है, ये अंतर है दोनों में। फिर उसके बाद व्यापार घाटा, अभी भारत हम देखें तो एक दिक्कत ये भी है कि ट्रेड डेफिसिट का भी एक तरफ सामना जो कर रहा है भारत, तो उसके पीछे का बड़ा फैक्टर क्या है कि हमें जो महंगा पड़ रहा है तेल, हम जो सोना ले रहे थे, जैसे भी बात कही गई थी, इंटरनेशनल मार्केट में जब उसकी कीमत बढ़ी तो उसका असर पड़ा, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी था। अब अगली बात आती है, इन सारी बातों को अगर हम निष्कर्ष निकालें तो एक रिकॉर्ड रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ है, 110.47 अरब डॉलर। दूसरी बात, रिकॉर्ड स्तर पर ये कितने प्रतिशत गया है, तो 26.26% एक मोटा एवरेज मानिए। और रेमिटेंस के जो सहारा रहे, वो रेमिटेंस किसके लिए सहारा बना, क्योंकि एफडीआई कम हुआ, एफपीआई वापस जा रहा था, रुपए को मजबूत सहारा करने में इसने मदद की। लेकिन हम क्या अब ये सोचिए, सारी बातों का सार निकालें, क्या कोई देश की अर्थव्यवस्था विदेश में रह रहे लोगों के पैसे पर निर्भर रहेगी? क्या कोई मजबूत अर्थव्यवस्था इस दम पे बनी रह सकती है कि जो भारतीय है विदेश में पैसा कमा के भेज रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए, उसके दम पे ये अर्थव्यवस्था टिकी रह पाए? तो सहारा तो मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन इस सहारे के साथ ही हमें अपनी आपको मजबूत करना पड़ेगा, हमें एफडीआई में सुधार करने पड़ेंगे, हमें एफपीआई यानी कि निवेशकों का भरोसा, चाहे शेयर बाजार हो, उस पर भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, बॉन्ड के लिए भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, और जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार का घाटा है, उससे बचना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो हमने खाड़ी देशों पर निर्भरता कम की है, ये भविष्य में किस दिशा में जाएगी, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। और सारी बातों का अंतिम बात यह है कि इस देश को मजबूत करने में, अर्थव्यवस्था के विकास में कई फैक्टर काम करते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी है, हमें सारे फैक्टर को ध्यान में देना पड़ेगा। अब हम एक आपसे सवाल जानना चाहते हैं, सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन ये जानकारी कि यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत खास समय यह है कि 13 जून तक न्यू सेशन सेल है, 50% तक का डिस्काउंट है। कूपन कोड मैंने आपको बताया था, कैपिटल में दृष्टि है, डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, वहां चले जाइए। या फिर कोई दिक्कत है तो आप 87501 पर कॉल कर लीजिए, 87501 पर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल क्या है, आप मुझे ये बताइए, दो तरह की बातें कि खाड़ी देश किन्हें कहा जाता है, और दूसरी बात ये कि जो भारत का ट्रेड, व्यापार को लेकर के भारत घाटे में रहता है, वो किस देश के साथ सबसे ज्यादा रहता है, और किस देश के साथ भारत का व्यापार फायदेमंद रहता है सबसे ज्यादा। आंकड़े मत बताइए, एक अंदाजा आपको होना चाहिए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।